मीरा अपने परिवार के साथ बिहार के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। मीरा के परिवार में उसका पति उमेश और 2 बच्चे, एक लड़की राधा और बेटा पिंटू थे। मीरा एक गरीब परिवार से थी, लेकिन जैसे तैसे उनका बसर चल रहा था। उमेश भी फसलों की कटाई करता और कटाई करके जो पैसे मिलते उससे उमेश का घर चलता। एक रोज रसोई में सबके लिए वो खाना बना रही थी और इसी के बाद सभी लोग खाना खा रहे थे कि तभी पिंटू अपनी माँ से कहता है, माँ, आज आपने खाने में अचार नहीं दिया हमको। आपको पता है ना, हम खाने के साथ साथ आपके हाथ का बना हुआ अचार भी खाते हैं। अरे हमको तंग ना ही करो पिंटू, तुम चुपचाप जो दिए हैं वही खा लो। हम आज बहुत थक गए हैं और अचार खत्म हो गया है। माँ, हमको भी चाहिए आपके हाथ का अचार। देखिए जी, बच्चे कितना परेशान कर रहे हैं हमको। अरे गुस्सा काहे करती हो? बच्चे हैं, जिद तो करेंगे ही ना। सब के सब हमारी जान के दुश्मन हैं। बाप और बच्चे सब एक ही जैसे हैं। कुछ दिनों बाद मीरा आम का अचार बनाकर रखती है और सबको खाने के लिए देती है। सब बड़े ही शौक से मीरा के हाथ का बना आम का अचार खाते हैं। उमेश मीरा से कहता है, कुछ भी कहो, लेकिन जब तक तुम्हारे हाथ का ई आम का अचार नहीं खा लेते तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलती। सही कह रहे पिताजी। माँ, आपके हाथ के आम के अचार में जादू है, जादू। ऐसे ही समय बीतता है और एक रात मीरा के घर उसकी पड़ोसन कमला आती है और उससे कहती है, अरे मीरा, तनी सुनती हो का? जरा बाहर तो आओ, तनी काम था तुमसे। कहाँ हो मीरा? हाँ कमला दीदी, बोलिए ना, का काम था आपको हमसे, बोलिए। अरे का बताई तुमका मीरा, हमरा घर में सब्जी नहीं है और हमरे बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं। अब इतना रात हो गया है, अभी हम कहाँ जाएंगे सब्जी लेने? तनिक तुम हमका अपने घर से थोड़ा सब्जी तो दो। ई का बोल दिए कमला दीदी, हम तो आज कछु नहीं बनाए हैं। सब्जी हम दे आपको? सब्जी तो नहीं है हमरे पास। कमला दीदी, हमरे पास आम का अचार है, आप वो ले लेंगी? अब का करें? चलो अचार ही दे दो हमको, हम अपने बच्चा सबको ये अचार ही दे देंगे। कमला मीरा से वो अचार लेकर अपने घर चली जाती है। कमला अपने पूरे परिवार को मीरा के हाथ का बना आम का अचार खिलाती है कि तभी कमला का पति विनोद कहता है, अरे ओ कमला, ये आम का अचार कहाँ से लाई हो? इसके आगे तो सब सब्जी फेल बा। मीरा दीदी हमका ये अचार ही दी है, सब्जी नहीं है उनके घर में भी। कुछ देर बाद कमला भी मीरा के हाथ का अचार खाती है और उसको भी अचार बहुत स्वादिष्ट लगता है। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन उमेश खेत में फसल की कटाई कर रहा था और अचानक ही उसे सीने में दर्द उठता है और उसे दिल का दौरा पड़ता है। उसकी वहीं मौत हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ दूसरे किसान आते हैं और उमेश को ऐसे देखकर सभी लोग उमेश को उठाकर उसके घर ले जाते हैं। पिंटू ये सब देखकर अपनी माँ मीरा को आवाज देता है। तभी मीरा वहाँ आती है और ये सब देखती है। मीरा उमेश की बॉडी के पास जाकर तेज तेज की रोने लगती है और कहती है, ए का हो गईल, काहे हमको छोड़ के चले गए? हमरा तुम्हार सिवा कौनो नहीं है इस दुनिया में। मीरा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। अब आगे की जिंदगी उसे अकेले जीनी थी। सभी जिम्मेदारियों के साथ ऐसे ही समय बीतता है। मीरा अपने दोनों बच्चों के साथ जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन दिन पर दिन घर की परिस्थितियां खराब होती जा रही थी। अब ना घर में पैसे बचे थे और न ही खाने को दाने। तभी मीरा की बेटी राधा कहती है, माँ, हमका भूख लगा था, कछु खाने को दो ना। हाँ बिटिया, अभी रुको, हम तुमको कछु बना के देते हैं। मीरा अपने रसोई घर में जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि खाने के लिए कुछ नहीं है। तभी मीरा बासी रोटी और अपने हाथ का बना आम का अचार उसे देती है। तभी कमला वहाँ आती है और मीरा के पास जाकर उससे कहती है, अरे मीरा, बुरा तो नहीं मानोगी ना? तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ दीदी, कहिए ना, का बात बा? तनिक हमका उही आम का अचार दीजिए ना, लाडू के पापा मांग रहे थे, उनका ये अचार बहुत पसंद आया है। मीरा कमला को अपने हाथ का आम का अचार देती है। कुछ देर बाद कमला मीरा से कहती है, मीरा, तुम एक काम काहे नहीं करती हो? हम का कह रहे थे कि तुम ई आम का अचार बहुत अच्छा बनाती हो, तो क्यों ना तुम यही आम का अचार बनाकर बाहर के बाजारों में बेचो। इससे तुमका पैसा भी मिल जाई और तुम्हारा घर का दिक्कत भी तनिक कम हो जाई। कमला दीदी, कौन लेगा हमारी आम का अचार? ऐसे ही समय बीतता है और मीरा को कमला की बात दिमाग में घूमने लगती है और मीरा कहती है, कमला दीदी जो बोली वो करके देखेगा, क्या पता औरों को भी हमरा ही आम का अचार पसंद आ जावे। अब एक दिन मीरा आम का अचार बनाना शुरू करती है और उसको बाजार में लेकर जाती है।
तभी वहाँ एक आदमी आता है और मीरा के पास जाकर उससे कहता है, ये आम का अचार कितने का दे रही हो? ई आम का अचार 1 जार 100 रुपया का है भैया। तुमको कितना चाहिए बोलो? हमका ये एक जरा दे दो। मीरा उसे अचार का एक जार दे देती है और उसके बदले वो आदमी 100 रुपए देता है। धीरे धीरे मीरा के सारे अचार बिक जाते हैं और मीरा अपना ठेला लेकर घर आती है और उन पैसों से घर में खाने का सामान खरीदती है और बच्चों को खाना बना कर देती है। ऐसे ही और समय गुजरता है। अगले दिन मीरा फिर सुबह उठकर आम का अचार अपने ठेले पर ले जाकर बाजार जाती है और उसके ठेले पर एक लड़का आकर कहता है, अरे दीदी, तुम्हारा ये अचार हमको बहुत निक लगा, तनी 2-4 हमको भी दे दो। और देखते ही देखते मीरा का अचार अच्छा बिक जाता है। अब तो सारा गांव मीरा के अचार को चाहने वाला हो गया था। सबके मुंह पर बस मीरा के अचार के अलावा कुछ नहीं था। ऐसे ही समय बीतता है और मीरा अपने अचार की कमाई से अपना पूरा घर संभाल रही थी। एक दिन मीरा के घर आम के अचार का डीलर लाला भंडारी आता है और उसके पास आकर उससे कहता है, मीरा, मैं आम के अचार की फैक्ट्री से आया हूँ। मैंने तुम्हारे हाथ के आम के अचार की बहुत तारीफ सुनी है। और मीरा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरी एक फैक्ट्री के लिए तुम अपने हाथों से आम का अचार बनाओगी। मैं तुम्हें उसके बदले तुम्हारे ठेले की कमाई से 4 गुना ज्यादा पैसा दूंगा। अगर तुमको ये काम ठीक लगता है तो ये है मेरा पता, तुम यहाँ आ जाना। लाला भंडारी के वहाँ से चले जाने के बाद मीरा उसकी बातों को सोचने लगती है और अगले दिन सुबह उठकर मीरा लाला भंडारी की फैक्ट्री के लिए चली जाती है और वहाँ जाने के बाद बहुत सारे आम के अचार को बनाकर जार में डालकर लाला भंडारी को देती है और उसके ये अचार बहुत ज्यादा बिकते हैं। अब तो मीरा को अपने इस काम के दिन भर के बहुत पैसे मिलने लगे थे और मीरा अपने कमाए पैसों से अपने बच्चों का स्कूल में नाम लिखवाती है और अपना एक सुंदर सा घर लेती है और अपना खुद का अचार की फैक्ट्री खोलती है और उसमें बेसहारा गरीब लाचार औरतों को काम देती है और अपने अच्छे के साथ साथ वो गांव की हर औरत को रोजगार देने में मदद करती है। एक रोज कमला एक दिन मीरा के घर आती है और उसे कहती है, देखा दीदी, हम कहते थे ना कि तुम ई आम का अचार से सबका दिल जीत लोगी, और आज सब तुमका आम के अचार से ही जानत बा। हाँ कमला, तुम्हार बात हम उ दिन ना मानते तो आज हमका ये सब ना ही मिल पाता। सरला और विमला दोनों ही हॉल में बैठे गप्पे लड़ा रहे होते हैं। विमला अपनी पड़ोसन कांता की चुगली सरला से कर रही होती है। अरे सरला, तुझे पता है आजकल तो कांता के तेवर ही बदल गए हैं। क्यों? ऐसा क्या हुआ जो उसके तेवर ही बदल गए? बेटे की सरकारी नौकरी लग गई क्या? बताओ, उस जुआरी की नौकरी लग गई और हमारे बच्चे जिंदगी भर 15,000 कमाते रह जाएंगे। कभी आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है। अरे सरला, तो पूरी बात तो सुन ले। बिना बात बच्चों को कोस रही है, बल्कि मैं तो कांता के जन्मदिन की बात कर रही थी। अभी ही मुझे सुनाकर कह रही थी उसके जन्मदिन पर तो उसके बेटे ने सोने की चैन दी है और बेटी ने अंगूठी, वो भी सोने की। क्या बात कर रही है? अरे बेटा भी तो उसका अच्छा खासा कमाता है। हाँ, कमाता तो है, लेकिन इस उम्र में भी जवानी चढ़ रही है। ये तो देखना, बुढ़ापे में जन्मदिन मनाने चली है। अरे विमला, ये बुढ़ापे में चली जन्मदिन मनाने से तेरा क्या मतलब है? तू जानती है ना, इस उम्र में मैं अब भी अपना जन्मदिन मनाती हूँ। अरे सरला, मैं तो भूल ही गई थी। कब है तेरा जन्मदिन? पिछले साल तो तेरे बेटे ने सोने की बालियां दी थी, इस बार क्या दे रहा है? पता नहीं क्या देगा, लेकिन जो भी देगा मुझे तो बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है अपने जन्मदिन का। हाँ हाँ, मुझे भी अपने जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि माँ जी और मेरा जन्मदिन एक ही दिन आता है। अरे दादा, ये तो मैं भूल ही गई थी। अरे हाँ, अब याद आया, गिफ्ट के चक्कर में मैं पिछली बार तुम सास बहू में झगड़ा हुआ था तो तेरे बेटे ने महंगा गिफ्ट दिया था तुझे और बहू को सस्ता वाला। चल चाय पी ले, आग में घी डालने का काम मत कर। पूजा जब विमला के मुंह से ये बात सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब पूजा सोचने लगती है कि आखिर उसका पति इस बार जन्मदिन पर अपनी माँ को महंगा गिफ्ट देगा या फिर उसे। देर शाम जब सरला का बेटा संकेत घर आता है तो पूजा अपने पति से बड़े प्यार से पूछती है, अब आगे ऑफिस से सुनो ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है? आज कुछ ज्यादा रोमांटिक हो रही हो। कोई रोमांटिक मूवी देखी है क्या जो इतना प्यार आ रहा है? अरे तुम कहना क्या चाहते हो कि बिना रोमांटिक मूवी देखे मुझ में प्यार और मोहब्बत है ही नहीं? नहीं नहीं, तुमसे तो बहुत प्यार है मुझे, लेकिन आज अचानक से देखा ना
तो सोच में पड़ गया कि अचानक से इतना प्यार कैसे आ गया, इसलिए पूछा। अच्छा ये सब छोड़ो और बताओ, मेरा जन्मदिन आने वाला है, क्या दे रहे हो मुझे? अरे मैं तो भूल ही गया था कि पूजा और माँ दोनों का जन्मदिन आ रहा है। अब इन दोनों के लिए ना गिफ्ट लेना होगा, जो कि सबसे कठिन काम है। अरे किस सोच में डूब गए? बोल क्यों नहीं रहे हो आप कि मेरे लिए क्या प्लान कर रहे हो? वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ चीजें सरप्राइज होती है, तो सरप्राइज ही रही तो ज्यादा अच्छा है। अब तुम्हें जन्मदिन वाले दिन पता चलेगा कि क्या देने वाला हूँ मैं तुम्हें। चलो अभी मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ खाना तैयार है, बस मैं अभी लगाती हूँ। संकेत को अब तक तो याद भी नहीं था कि उसकी पत्नी और माँ का जन्मदिन आने वाला है, लेकिन जैसे ही उसे ये बात पता चलती है तब वो परेशान हो जाता है कि आखिर वो अपनी माँ को दे तो क्या दे। मैंने इन दोनों को पिछली बार जो कुछ भी गिफ्ट दिया था, अरे माँ तो खुश हो गई थी, लेकिन ये तो मुझे ताने मार रही थी और वही ताने आज तक मारती है मुझे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा करना होगा कि माँ और पूजा दोनों को ना अच्छा लगे। क्या बात है, अकेले बैठे क्या सोच रहा है? कोई बात है क्या? इतना उदास क्यों है तू? कुछ नहीं माँ, वो ऐसे ही यहाँ आकर बैठ गया। आओ आप भी बैठो। मैं तो सारा दिन बैठी रहती हूँ और काम ही क्या है। वैसे माँ, आपका और पूजा का जन्मदिन आ रहा है, तो इस बार भी कुछ चाहिए क्या आपको? तो बता दीजिए। क्यों? तू अपनी पत्नी को गिफ्ट दे सकता है, अपनी माँ को नहीं। और तो और तू मुझसे ये भी पूछ रहा है कि कुछ चाहिए क्या? माँ, मैंने पूजा को भी कहा है कि जो दूंगा उसमें वो खुश हो जाएगी। पिछली बार का तो आपको याद है ना, आप दोनों एक गिफ्ट के चक्कर में झगड़ा करने लग गई थी। देख, तेरा जो भी मन करे वो दे दे या मत ही दे, और गिफ्ट पूछ कर दिया जाता है क्या? संकेत को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ और पत्नी को जन्मदिन पर क्या दे। अब बेचारा यही सोचता हुआ अगली सुबह ऑफिस जाता है। इधर पूजा काम करते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी आपको पता है, इन्होंने कहा है कि वो मेरे जन्मदिन पर कुछ महंगा गिफ्ट देने वाले हैं। महंगा गिफ्ट? लेकिन वो तो मुझे कह रहा था कि ना वो तुझे कुछ देगा और ना ही मुझे कुछ देने वाला है। यानी कि वो अपनी माँ और पत्नी के जन्मदिन पर सिर्फ अपनी पत्नी को ही गिफ्ट देने वाला है। हो सकता है माँ जी, वैसे भी अब आपकी उम्र हो चुकी है, तो क्या ही गिफ्ट लेंगे आप? हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी अगर उम्र हो गई है तो अगले साल तक तू भी एक बच्चे की माँ बन जाएगी। हाँ तो भी वो मेरे लिए गिफ्ट लाना नहीं भूलेंगे। वैसे माँ जी, अब तो मुझे और भी ज्यादा जन्मदिन का इंतजार है अपने। दोनों ही सास बहू अपने जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आखिरकार वो दिन आ भी जाता है जिस दिन दोनों का जन्मदिन था। सरला को उसकी पड़ोसन विमला बधाई देने उसके घर पहुंचती है। अरे सरला गले लग जा, अब तो तू 60 बरस की हो गई है। चल कुछ दिन बाद तो तेरी उम्र भी हो जाएगी। वैसे मैं तुझसे छोटी हूँ। चुप कर, अगले महीने 60 की हो जाएगी और फिर भी तेरा इतराना नहीं गया। ये सब छोड़ और तू ये बता कि संकेत ने तुझे क्या गिफ्ट दिया है, और बहू को भी। अभी तक तो कुछ नहीं दिया, मैं तो गिफ्ट का ही इंतजार कर रही हूँ। माँ जी देखिए, ये सोने की चैन उन्होंने मुझे दी है, कैसी लग रही है? भारी भी है बहुत। क्या कह रही बहू कि ये सोने की चैन तुझे संकेत ने दी है? हाँ हाँ, विश्वास नहीं हो रहा है तो फोन करके पूछ लो। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मुझे कोई महंगा गिफ्ट मिलने वाला है। ये संकेत ने अच्छा नहीं किया, जब वो अपनी बीवी के लिए इतना महंगा गिफ्ट ला कर दे सकता है तो वो क्या मुझे कुछ नहीं दे सकता? आज मेरे बेटे ने मुझे ही पराया कर दिया। माँ जी ये तो आप अपने बेटे से पूछेगा, क्योंकि मुझे तो उन्होंने ये रात के 12 बजे गिफ्ट करी थी। सरला को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि उसके बेटे ने उसकी बहू को सोने की चेन गिफ्ट की है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं। अब सरला अपने बेटे को फोन करके कहती है, तो जब बहू के लिए इतना महंगा गिफ्ट ला सकता है तो क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं ला सकता? हेलो माँ। अरे माँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, आवाज नहीं आ रही है। जब घर आऊंगा ना तब बात करता हूँ आपसे। अब सरला अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और पूजा पूरे घर में वो सोने की चेन पहने घूम रही होती है। सरला को ये सब देखकर बुरा भी लग रहा होता है। इधर रात के 8 बज जाते हैं पर संकेत घर नहीं आता और सरला को चिंता होने लगती है और वो अपने बेटे को फोन करती है तो संकेत का फोन नहीं लग रहा होता। इस लड़के का फोन बंद क्यों जा रहा है? कहाँ है ये? इतने फोन कर दिए ना फोन उठा रहा है, ना अब तक इसका कुछ अता पता है कि ये है कहाँ। ये क्या हुआ? आपको चोट कैसी आई? आप ठीक तो हो ना? संकेत तू ठीक है बेटा? ये सब क्या है और कहाँ था जो अब आया है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
वो बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, अभी एकदम ठीक हो चुका हूँ। लेकिन आज आप दोनों के झगड़े और गिफ्ट के कारण मेरी जान जाते जाते रह गई। नहीं चाहिए मुझे कुछ, सबसे अनमोल गिफ्ट तो तू है मेरा। मुझे माफ कर दे बेटे, मेरी वजह से आज तूने इतना कुछ झेला। मैं एक माँ होकर अपने बेटे की दिक्कत समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए, ये चैन नकली है, बस मैंने आपको जलाने के लिए ये पहनी थी और कहा था कि मुझे ये इन्होंने दी है। देर से ही सही दोनों को समझ तो आता है कि जिस गिफ्ट के लिए दोनों लड़ रहे थे, उस गिफ्ट के लिए संकेत की जान जोखिम में आई थी। वो सरला और पूजा को कितना महंगा पड़ता, लेकिन देर से ही सही दोनों अपनी गलती मान जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।